Hello everyone, my name is Nandini Sharma and here I am with the second part of the topic cell. फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी कि वो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो आपको सेकंड पार्ट की कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे वो फर्स्ट पार्ट से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही होंगी, तो आप तभी उन चीजों को रिलेट कर पाओगे जब आप फर्स्ट पार्ट को एक बार देखकर आओगे। तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी सेल को हम प्रोकैरियोटिक कब बोलेंगे, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक और चीज, हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, प्लस हमने साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ा, लेकिन हमने यहाँ पर एक भी ऑर्गेनेली के बारे में नहीं पढ़ा। एक भी ऑर्गेनेली के बारे में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि इनमें ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं है। तो जिससे आपको ये चीजें याद रखने में इजी हो, आप इजीली उनको याद रख सको, रिकॉल कर सको, इसलिए मैंने ऑर्गेनेलीज के बारे में वहां पे आपको कुछ भी नहीं बताया। तो आप लोग याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने पढ़ी, वहां पे एक भी ऑर्गेनेली नहीं पढ़ी, दैट मीन्स कि उनमें ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आज बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में जो साइज होता है यूकैरियोटिक सेल्स का वो लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में, और यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है वो प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, लार्ज होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या आता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके पास में न्यूक्लियस प्लस ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोकैरियोट्स के पास नहीं थी। प्रोकैरियोट्स के पास में ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही उनके पास में ऑर्गेनेलीज होती हैं, इसीलिए हम उनको प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स के पास में न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड फीचर आता है कि ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकती हैं। एक सेल की भी बनी हो सकती है, एक से ज्यादा सेल भी हो सकती है इनके पास। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स के केस में वो सिर्फ प्लांट में और फंजाई में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ये चीज मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किस किस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किस में नहीं होती है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो एटीएस टाइप के होते हैं। राइबोसोम्स का मैं यहाँ पे आपको इतना बता देती हूँ कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होते हैं, जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बाकी डिटेल में अभी हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक सेल्स का वो लीनियर होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही पतला सा होता है और एकदम धागे की तरह पतला होता है, तो इसलिए इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। और अगर हम लोग शेप की बात करें तो यूकैरियोट्स के केस में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है और प्रोकैरियोट्स के केस में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिवीजन की भी हम लोगों ने कल बात की थी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में डिवीजन दो प्रोसेस से हो रहा था। पहला प्रोसेस था आपका फिजन एंड सेकेंड प्रोसेस था आपका बडिंग। दोनों प्रोसेस के बारे में अच्छे से मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है फिजन में, क्या होता है बडिंग में। लाइकवाइज यूकैरियोटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है सेल का वो दो प्रोसेस से होता है, माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिवीजन के प्रोसेस होते हैं जिससे यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करती हैं। इन प्रोसेस को भी डिटेल में हम लोग आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये याद रखिए कि सेल डिवीजन यूकैरियोटिक सेल्स में बडिंग और फ्यूजन से नहीं होता है, माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट थिंग, एग्जांपल्स क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के? तो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल होते हैं प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और फंजाई भी होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे यूकैरियोटिक सेल्स के। एक और फीचर होता है न्यूक्लियोलस।
एक और फीचर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि न्यूक्लियोलस जो होता है ये आपका राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कराता है, इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हैं क्योंकि ये राइबोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इन्हें डिटेल्स में, बट अभी के लिए आप लोग ये समझिए कि जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम्स का सिंथेसिस करता है और राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे यूकैरियोटिक सेल्स की कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। आई होप आपको ये जो डिफरेंसेस हैं, जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं दोनों सेल्स के, वो समझ में आए हैं। इफ एनी डाउट, कुछ भी डाउट आपको होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल्स। दो टाइप की हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। यहाँ पर जो हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे दोनों में, उनके अलावा आगे हम लोग जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे वो कॉमन होंगी, जो प्लांट सेल्स में भी होंगी और एनिमल सेल्स में भी होंगी। यहाँ पर ही हम लोग जितने भी डिफरेंसेस हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद में जितनी भी ऑर्गेनेलीज में आगे आपको बताऊंगी वो सब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंसेस की बात करें, फर्स्ट डिफरेंस आता है सेल वॉल का। प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो एनिमल सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। जबकि प्लांट सेल्स में दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, इनमें सेल वॉल भी होती है और इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो आपकी प्लांट सेल्स होती हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्लांट्स अपना जो खाना बनाते हैं वो एक प्रोसेस से बनाते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जो प्लांट्स करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कराने के लिए क्लोरोप्लास्ट उनकी हेल्प करता है। प्लस में ये ग्रीन प्लांट्स को, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है और प्लांट्स को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है। इसको और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे, जब प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे वहां पर हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल जो इसका मेन फंक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनका साइज एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है और एनिमल सेल्स का जो साइज होता है प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स के पास में कुछ परमानेंट और सेंट्रल सेप वैक्यूल्स होते हैं। इनके पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स के पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स भी आपके एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है, जिनके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनके बाहर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरह का स्टोरेज की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे घर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं चीजों को, इसी तरीके से ये भी सेल में स्टोरेज का काम करते हैं। एनिमल सेल्स के केस में जो वैक्यूल होते हैं वो वाटर का, प्रोटीन्स का और ग्लाइकोजन का स्टोरेज करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों का स्टोरेज एनिमल सेल्स में होता है वैक्यूल के अंदर, और
प्लांट सेल्स के केस में, अगर हम प्लांट सेल्स के केस की बात करें तो यहाँ पर वैक्यूल्स के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं। ये एक वैक्यूल है, इसके अंदर जो ये फ्लूइड फील्ड है, इसमें प्लांट सेल्स में शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कुछ टॉक्सिक वेस्ट भी होते हैं, या फिर टॉक्सिक वेस्ट की जगह अगर आप मेटाबॉलिक वेस्ट बोलो, लेट मी इरेज दिस, करेक्ट दिस, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि जो सेल है वो अपना जो फंक्शन परफॉर्म करती है, अपने बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म करती है, उन प्रोसेसेस में जो वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को बोला जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट, और वो भी इन्हीं वैक्यूल्स में स्टोर होता है। तो आप दोनों ही प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही एक चीज कॉमन देख रहे हो कि इनका काम क्या है, स्टोरेज का काम है। तो इसीलिए इन्हें हम लोग स्टोरेज सेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज सेक्स। जैसे बोरियों में हम स्टोर कर देते हैं, इसी तरीके से इनमें भी स्टोर कर देते हैं, तो वैक्यूल्स को स्टोरेज सेक्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट चीज, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारी सिमिलर यूनिट्स होती हैं गोल्जी एपरेटस की, जिन्हें डिक्टियोसोम बोला जाता है, जिन्हें डिक्टियोसोम्स बोला जाता है। मतलब इसमें सिर्फ एक ही नहीं होगी, एक जैसी बहुत सारी यूनिट्स होंगी और उनको हम लोग एक सिंगल नाम से पुकारते हैं, जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम, जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही प्रोमिनेंट कॉम्प्लेक्स गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है, उसमें ऐसी छोटी छोटी सब यूनिट्स प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल्स के केस में जो फूड का स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। जबकि एनिमल सेल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होती है। एक और चीज आपको याद रखनी है कि हम लोगों का जो फूड, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमें खाना खाना होता है हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद में कुछ हम लोग स्टोर करके रख देते हैं कि जब अर्जेंसी आएगी तब हम लोग उसको यूज कर लेंगे। इसी तरीके से प्लांट्स भी अपने खाने को बना के स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि जब उनको कभी जरूरत हो एडवर्स कंडीशंस में, तो वो उस खाने को जो स्टोर किया हुआ है उसको यूज कर सके। तो इसीलिए प्लांट्स में जो स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है और एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो प्लीज इन चीजों को याद रखना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपको दोनों तरह की सेल्स दिखाई गई हैं, उनमें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं वो भी बताई गई हैं। क्लोरोप्लास्ट मिलता है, गोल्जी एपरेटस मिलता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं। क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसके पास सेल वॉल भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होगा, वैक्यूल्स भी होता है। दिख रहा है आपको कि प्लांट्स में जो वैक्यूल है वो कितना बड़ा है। यही हम लोग बोल रहे थे कि इनका जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है साइज में। और अगर आप एनिमल सेल्स में देखो तो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, वो छोटे होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट चीज देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है प्लांट सेल्स में। इसी तरह ये सारी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनेलीज थी जो आपको दिखाया गया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में प्लांट सेल्स के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने की थी 1838 में। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, ये चीज आप याद रखना, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक और चीज आपको जो यहाँ पे याद रखनी है कि इसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो जो न्यूक्लियस होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। उसके अलावा ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, वही चीज लिखी है जिसमें सेल का हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन
जो होती है वो हेल्प करती है उसके सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने में, चाहे वो सेल का ग्रोथ हो, सेल का रिप्रोडक्शन हो, सेल को सारे फंक्शंस को परफॉर्म कराने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके जेनेटिक मटेरियल में होती है, डीएनए में होती है, जो कि एक हेरिडिटरी यूनिट होती है सेल की। ठीक है, तो सेल के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो उसके डीएनए पे स्टोर रहता है, जो कि सेल को काम करने में, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछ लिया जाता है कई बार। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म होती है। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो यून्यूक्लिएटेड होती हैं, इन्यूक्लिएटेड होती हैं। इन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता। जबकि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियस जो होता है वो बाकी सेल से और साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। कल भी हमने ये चीज बताई थी कि आपकी एक सेल है, सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस की जो ये मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आने से रोकती है, एक बैरियर की तरह काम करती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता साइटोप्लाज्म के। तो वही इस पॉइंट में बोला गया है कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मदद से। इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीन्स की इंटीग्रिटी और उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। कंट्रोल सेंटर, जैसे कि जब हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करते हैं तो वहां पे उसका जो ब्रेन होता है, जो कंट्रोल होता है, वो किसके हाथ में होता है, सीपीयू के पास। इसी तरीके से सेल का जो एक कंट्रोल सेंटर होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये जीन्स और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब जीन्स में जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी आई का कलर क्या होगा, आपकी हेयर का कलर क्या होगा, या फिर आपके अलग अलग जो फीचर्स होते हैं वो किस तरह के होंगे। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो जीन्स के पास में स्टोर होती हैं। तो इन्हीं को कंट्रोल करता है आपका जो न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, हेरिडिटरी सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि न्यूक्लियस को हम लोग लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कहते हैं पूरे एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी होती है, न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी होती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस का, तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं, या फिर हम बोले तो यहाँ पर पोर्स बने हुए हैं। ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इन पोर्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। साथ में ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने बोला था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें ये क्रोमैटिन फाइबर है जो कि डीएनए बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है ये। और साथ में यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूक्लियोलस, जिसकी बात हमने जब डिफरेंस देखा था तब भी की थी। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोलस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, नंबर्स में ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और इनमें प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी एक तरह का जेनेटिक मटेरियल ही होता है, जैसे कि डीएनए होता है। तो इसमें प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं, या फिर यूं कहें कि ये साइट्स होती हैं राइबोसोम्स के फॉर्मेशन के लिए।
तो इसीलिए न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहा जाता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये राइबोसोम्स की सिंथेसिस की साइट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक फ्लूइड फील्ड है, जो आपको यहाँ पे ये येलो कलर में दिखाया गया है। तो ये जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, उसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इन न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इनके बीच में एक कांटेक्ट कराती हैं, इनको इंटरैक्ट कराती हैं। तो आपका जो न्यूक्लियर पोर होता है इसका काम होता है मटेरियल्स का ट्रांसफर कराना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। ये फंक्शन होता है न्यूक्लियर पोर का। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब आपकी एक सेल है, सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में भी आपका क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो इन सबको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों का मिक्सचर होता है। तो आपकी जो प्रोटोप्लाज्म होती है वो पूरी की पूरी सेल में मिलता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल तो है नहीं, ना ही हम खाली न्यूक्लियोप्लाज्म को बोल रहे हैं, ना ही हम खाली साइटोप्लाज्म को बोल रहे हैं, हम तो दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए ये हमारा पूरी की पूरी सेल में ही मिलता है, न्यूक्लियस में भी है और बाहर सेल में भी है। तो इसीलिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो पूरी की पूरी सेल में मिलता है। इसको जो डिस्कवर किया था वो पुरकिंजे साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, पुरकिंजे ने इसको डिस्कवर किया था, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने इसको लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल कहा था। इन्होंने इसका क्या नाम रखा था, या क्या किस चीज से इसको बोला था कि ये लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल है। अब इन्होंने लिविंग फ्लूइड क्यों बोला, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी इन्होंने इसकी देखी कि इन्होंने इसको लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल बोला। तो इन्होंने इसको इसलिए बोला क्योंकि प्रोटोप्लाज्म आपका मिक्सचर है दोनों चीजों का, इसका भी, न्यूक्लियोप्लाज्म का भी और साइटोप्लाज्म का भी। अगर मैं इनको निकाल दूं सेल से तो सेल में बचेगा क्या, सारा जो मटेरियल है वो तो बाहर निकल जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो जब तक प्रोटोप्लाज्म है जब तक सेल लिविंग कंडीशन में रहती है। तो इसीलिए इन्होंने इसे लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल बोला, क्योंकि ये सेल को लिविंग स्टेट में रखती है। अगर ये सेल के बाहर निकल जाएगा तो सेल डेड हो जाएगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे न्यूक्लियस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्कवरी के ऊपर कि किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, डिस्कवर किसने किया। उसके अलावा आपको पूछ लिया जा सकता है कि कोई ई न्यूक्लिएटेड सेल का एग्जाम्पल बताओ। इस तरीके की भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ई न्यूक्लिएटेड सेल कौन सी होती है, तो जैसे आरबीसीज होती हैं। और आपसे पूछ लिया जाता है कि कंट्रोल सेंटर कौन होता है सेल में, सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन कौन होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी होती है एनिमल सेल में, सबसे बड़ी ऑर्गेनेली कौन सी होती है एनिमल सेल में, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं, तो ये चीजें आप याद रखना। और उसके साथ में कुछ और जो चीजें मैंने बताई हैं वो भी याद रखना, क्योंकि मे भी इस बार क्वेश्चन वहीं से बन जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज जो सबके दिमाग में आती है वो होती है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कि सेल को जो पावर प्रोवाइड कराता है अपने काम करने के लिए, वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब मैंने आपको कल प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था तब मैंने आपको वहां पे बताया था एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिलती है वो 2 ATP मिलती है। यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलती है, 2 ATP। और यहाँ पे हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या फीचर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका जो लोकेशन है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहाँ पे आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 36 ATP। 36 ATP। ATP मैंने कल भी बताया था, जिस तरह से हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, उसी तरीके से हमारी सेल में जो एनर्जी बनती है उसकी करेंसी ATP होती है। तो हम एनर्जी को ATP की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें 36 ATP मिल रही है, जबकि एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में सिर्फ हमें 2 ATP मिल रही है। तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के लिए एनॉर्बिक के कंपैरिजन में। ये होते क्या है, इन्हें और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे या फिर हम साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपको मैंने इतना बता दिया है कि एनॉर्बिक की लोकेशन क्या है, वहां पे आपको कितनी एनर्जी मिलती है, और एरोबिक की लोकेशन क्या है, वहां पे कितनी एनर्जी बन रही है। नेक्स्ट आती है इनकी डिस्कवरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था ऑल्टमैन ने 1894 में। ऑल्टमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था 1894 में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होती है। वो खुद से ही अपने आप को डिवाइड करती है, मतलब उसको किसी और की जरूरत नहीं होती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। वो खुद ही अपने आप को डिवाइड करती है, अपने प्रोटीन्स खुद ही बनाती है। ठीक है, तो वो खुद ही बनाती है। जब अपने जैसी अपनी और प्रोजेनीज बना सकती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्या किसी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सिर्फ एक ही होता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है? तो आंसर है कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद रेप्लिकेट कर रही है, अपने जैसी और बना रही है, तो वो एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकती है किसी भी सेल के अंदर। नेक्स्ट चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स जब पढ़ाया था तब नहीं पढ़ाया था, और ये भी बताया था कि सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं वहां पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स के केस में एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, तो इसकी जगह पे वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मीसोजोम। मीसोजोम होता है जो वहां पे उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो एटीपी का प्रोडक्शन कैसे करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, वो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को यूज करती है, और जो भी आपकी सेल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर फैट्स होते हैं इनको ऑक्सीडाइज कर देती है। इस ऑक्सीजन को यूज करेगी इनको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, और इनको ऑक्सीडाइज कराने के बाद किस चीज में कन्वर्ट कर देगी, ये फिर इन चीज को कन्वर्ट कर देगी सेल के अंदर CO2 में प्लस वाटर वेपर में। तो ये दो चीजों में इन्हें कन्वर्ट कर देगी ऑक्सीडेशन कराने के बाद में, और इसी ऑक्सीडेशन से, जो ये ऑक्सीडेशन करेगी, इसी से एनर्जी भी रिलीज होगी। यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होगी। तो इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये ATP का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी बनाता है सेल के लिए। उस एनर्जी को सेल अपने बहुत सारे फंक्शंस के लिए यूज करती है, जैसे कि डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, अपनी मूवमेंट करने के लिए। तो बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं सेल के, या फिर सारे ही फंक्शन जो होते हैं सेल के,
वो उस एनर्जी की मदद से ही परफॉर्म करती है, क्योंकि हमें काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो सेल को कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होती है किसकी? एटीपी की। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड होता है। जैसे कि मैंने बोला सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, कि खुद ही अपने आप की अपनी जैसी कॉपीज बनाता है। तो ये बाइनरी फ्यूजन से भी डिवाइड करता है कि एक सेल है उससे दो बनाई, फिर ये जो सेल्स हैं आगे अपनी से दो बनाएंगे। तो इस तरीके से ये डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे कि डीएनए तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो सिर्फ मैटरनल डीएनए होता है, सिर्फ मदर का डीएनए प्रेजेंट होता है, जबकि जो डीएनए आपका न्यूक्लियस में होता है वो मैटरनल पैटर्नल दोनों होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो सिर्फ मैटरनल डीएनए होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये कुछ फीचर्स थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है, आपको दिखाया है इसमें डबल, ये भी टू मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। एक इनर मेम्ब्रेन होती है दिस वन, और एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अलावा इसके अंदर भी आपका मैट्रिक्स फील्ड होता है, फ्लूइड फील्ड होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियोप्लाज्म था, उसी तरीके से इसमें भी फील्ड होता है। साथ में इसमें एक डीएनए भी होता है, क्योंकि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है, इसके पास अपना खुद का मैटरनल डीएनए होता है, तो ये डीएनए है इसका। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, इस तरीके से वो फोल्ड हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। इसके अलावा क्योंकि प्रोटीन भी खुद से ही बनाते हैं, जब अपना रेप्लिकेशन खुद से कर रहे हैं तो प्रोटीन बनाने के लिए इनके पास में राइबोसोम्स भी होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक और चीज दिख रही होगी, एटीपीएस। एटीपीएस क्या होता है? जो एटीपी को बनाने में हेल्प करती है। तो ये साइकिल्स आपकी आगे आएंगी जहां पे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि F1 पोर्शन क्या होता है, F1 पोर्शन क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो एटीपीएस होता है, ये हम बोल सकते हैं कि ये एटीपी को जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था। आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन होता है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है या नहीं होता है, इसको किसने डिस्कवर किया। इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जो डिस्कवरी की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडी का नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस रखा गया था। ठीक है, इसका काम क्या होता है? प्रोसेस एंड पैकेज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका काम होता है जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, जो सेल बना रही है उनको भेजना। ठीक है, उनको डिस्पैच कराना। तो जैसे एक ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है कि जहां पे ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है वो वहां पे सारे व्हीकल्स को रोकती है और आराम आराम से उन्हें पास कराती है, लेकिन जहां पे ट्रैफिक नहीं है वहां पे वो नहीं रोकती है कि ठीक है आप जाओ क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं लग रहा। इसी तरीके से इसका काम होता है कि जो भी सेल बना रही है उसके बाद में ये देखती है कि किस जगह पे उन चीजों की जरूरत है। जैसे सेल ने प्रोटीन बनाए तो अब गोल्जी बॉडी का काम होगा ये अश्योर करना कि किस सेल को या फिर किस ऑर्गेनेली को, टिश्यू को इन चीजों की जरूरत है, तो वहां तक उन चीजों को पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडी का होता है। तो ये पैकेजिंग का काम करती है, ये सिक्रीटरी होती है, सिक्रीट करती है चीजों को। ठीक है, तो ये आपका जो मेन काम होता है गोल्जी एपरेटस का या गोल्जी बॉडी का।
इसलिए इसे किडनी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जिस तरीके से किडनी का काम क्या होता है कि वो फिल्टर करती है ब्लड को, जो भी चीजें ब्लड के बाहर जानी है यूरिनेशन के थ्रू, उन चीजों को भेजने का काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। इसी तरीके से जो आपकी गोल्जी होती है वो भी ये देखती है कि क्या चीज सेल के अंदर होनी चाहिए, क्या चीज सेल से बाहर दूसरी उसमें जाना चाहिए, ऑर्गेनेली में या दूसरी जगहों पे जाना चाहिए, तो सिक्रीशंस करती है। तो इसीलिए इसको किडनी ऑफ द सेल की उपाधि दी गई है। तो ये भी चीज आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन के पूछा गया है कि आपका किडनी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। गोल्जी बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको सिस्टर्ने कहा जाता है। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो छोटी छोटी यहाँ पे फोल्डिंग्स हैं, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टर्ने कहा जाता है। ये भी एक तरह के आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है। ये भी एक तरह के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें फ्लूइड फिल्ड रहता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज गोल्जी के बारे में कि जो गोल्जी बॉडी होती है ये किस किस में एब्सेंट होती है, किस किस के पास ये प्रेजेंट ही नहीं होती। बैक्टीरिया पहला आंसर, क्योंकि वो तो प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक में तो ऑर्गेनेलीज होती ही नहीं है, तो पहले बैक्टीरिया है जिसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। उसके अलावा मैच्योर स्पर्म सेल्स होती हैं जिनके पास में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इनके पास में भी गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जहां पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी बहुत सारी चीजों के सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। ठीक है, किस किस चीज के सिंथेसिस में हेल्प करेगी गोल्जी बॉडी? पहला सेल वॉल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और लाइसोसोम के। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ आपके कंपोनेंट्स हैं जिनको बनाने में आपकी जो गोल्जी बॉडी होती है वो हेल्प करती है। तो ये कुछ था गोल्जी बॉडी के बारे में, जहां से क्वेश्चंस इन चीजों पे पूछे जाते हैं कि ये किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, या फिर ये पूछा जाता है कि किस में ये प्रेजेंट ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं वहां पे आपको आंसर कर दूंगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का आंसर करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ। और अब हम इसके आगे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज अगर हम एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आप उन चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए हम आराम आराम से करते हैं जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो बाय, थैंक यू।